की अगर मैं बात करता हूं तो इस लाइट चैप्टर के दो पार्ट, पहला पार्ट है अबाउट रिफ्लेक्शन और दूसरा पार्ट है अबाउट रिफ्रैक्शन। ठीक है सर, अभी हम शुरुआत करेंगे सर रिफ्लेक्शन की। अब हमें आज शुरुआत करनी है बेटा रिफ्लेक्शन। किससे शुरुआत करनी है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज एन ऑप्टिकल फिनोमिना जब इसमें मान लीजिए सर ये कोई पॉलिश सरफेस, कैसा सरफेस है सर? पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है सर। अब याद रखना सर, रिफ्लेक्शन जब भी होगा ना तो कैसी ऑब्जेक्ट से होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। कैसी ऑब्जेक्ट से होगा? ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो? जिनके आप आर पार नहीं देख सकते हो, जैसे कि ये वॉल है ना, जैसे कि ये डोर। आप इस डोर के आर पार देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना। पता क्यों नहीं देख पा रहे हो? आप इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि इस पे जो लाइट रेस पड़ रही है ना वो टकरा के आपके पास वापस आ रही है। इसलिए आप किस चीज को देख पा रहे हो? डोर को देख पा रहे हो। डोर के उस पार क्या है आप वो नहीं देख पा रहे हो। समझ रहे मेरी बात को कि डोर के उस पार क्या है आप वो नहीं देख पा रहे। आप अगर मुझे देख पा रहे हो तो पता क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि जो मेरे पे लाइट रेस गिर रही है वो मेरे से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है। आपको पता चल रहा है कि मेरे पीछे क्या है? नहीं पता चल रहा ना? नहीं पता चल रहा ना? क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि जो लाइट रेज आ रही है ना वो मेरे से ही रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वापस। और इससे क्या पता चला कि मैं कैसी ऑब्जेक्ट हूँ? एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ये डोर कैसा है बेटा? एक ओपेक है। ये वॉल कैसी है बेटा? ओपेक है। तो रिफ्लेक्शन का ये जो फिनोमिना है ना, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद ओपेक ऑब्जेक्ट। कंप्लीटली रिलेटेड विद ओपेक ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होता है हमारा ये फिनोमिना। इसमें क्या होता है? लाइट रे आती है, ये हमारी ओरिजिनल लाइट रे है। और इस ओरिजिनल लाइट रे को हम क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, सत्यम लवी देख रहे हैं दोनों भाई बहन? ठीक है जी। इसको यस हाँ सर। जी, इसको हमने बोला बेटा इंसिडेंट लाइट रे। अभी क्या होगा? इंसिडेंट लाइट रे ये जो आ रही है ना, इस ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी। क्या होगा? वापस चली जाएगी। इसी वापस जाने को, बाउंसिंग बैक को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? ठीक है ना सर? हम क्या मानते हैं? अब देखो यहाँ पर दो चीज आपको सीखने को मिल गई। इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों को मिलाओगे तो कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना बना? रिफ्लेक्शन। भैया इंसिडेंट रे आई, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल करी, वहां से टकरा के वापस आ गई, इसी ऑप्टिकल फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब लेकिन हमें ना इसके एंगल देखने होते हैं कि इंसिडेंट रे जब आई तो कितने एंगल से हिट कर रही थी, रिफ्लेक्टेड रे जब गई तो वो कितने एंगल से हिट कर रही थी। तो हमने कहा कि सर मैं ये वाला एंगल देखूंगा तो ये हो गया एंगल आई। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज गलत लग रही हो तो कृपया थोड़ी देर के लिए अपनी जीभ को विराम दे, अभी हम सही बात बताएंगे। और मान लीजिए हमने इसको मान लिया एंगल आर। एंगल आर हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया बेटा? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बता रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे किस एंगल पे हिट कर रही है हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बता रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बता रहा है कि हमारी इंसिडेंट रे किस एंगल पर हिट कर रही है हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट को। आगे बात समझ में या नहीं? पक्का आगे बात समझ में? ठीक है सर। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बता रहा है? वो भी यही बता रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बता रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जब प्रोड्यूस होती है, भाई ये रिफ्लेक्टेड रे तो यहीं से प्रोड्यूस हुई है ना, यहीं से प्रोड्यूस हुई है। तो वो जब प्रोड्यूस हुई है तो वो कितने एंगल से? तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये बिल्कुल प्लेन था, स्ट्रेट था, आपने इजीली एंगल निकाला। अब लेकिन मैंने क्या करा, एक मैंने ले लिया लहरी बाबू। ये हमारे लहरी बाबू क्या है बेटा? ये लहरी बाबू क्या है? लहरी बाबू। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा में इसे बोलेंगे अनइवन सरफेस। सत्यम एक मिनट रुक जाओ, क्या बोलेंगे इसे? अनइवन सरफेस। ये कैसा सरफेस था? बिल्कुल इवन, स्मूथ, सपाट, प्लेन। आ रही बात समझ में? ये क्या है? लहरी बाबू। अब ये क्या है? अनइवन सरफेस है या नहीं है? अब मान लो मैंने यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन कराया, रिफ्लेक्शन तो होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा। अब मैंने यहाँ पे ये इंसिडेंट रे डाल दी। ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे। हाँ या ना? अब मैंने कहा अब एंगल बताओ। उन्होंने कहा सर अब इसमें कैसे एंगल बताएं, ये तो लहरी बाबू है, अनइवन है। नहीं नहीं, मैं पैसे कैसे लूंगा मैं? हाँ भाई, तो इसीलिए हम कभी भी अपने सरफेस से एंगल मेजर ही नहीं कर सकते। सरफेस से एंगल मेजर करना कब पॉसिबल है दादा? बेटा जब वो इवन सरफेस,
कैसा हो, इवन, प्लेन, स्मूथ, ठीक है, जैसा इधर है वैसा इधर भी है ना। लेकिन अगर वो अनइवन सरफेस हो गया, ठीक है ना, रफ सरफेस हो गया, जब वो स्मूथ सरफेस नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो पता चला कि मतलब ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, हम एंगल ऐसे मेजर ही नहीं कर सकते, हम एंगल ऐसे मेजर ही नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या करा, एंगल मेजर करने के लिए हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, और वो परपेंडिकुलर कहां से पास करती है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पर इंसिडेंट रे आके टकरा रही है, जहां पे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे हमारे ऑब्जेक्ट पे आके टकरा रही है, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट से पास करती हुई हमने सरफेस के थ्रू एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है सर, परपेंडिकुलर। तो मतलब ये जो नॉर्मल रे है, मान लो मैं इसका नाम दे दूं एन एन डैश, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब हम जो एंगल मेजर करेंगे वो हमेशा इसी से करेंगे, हमेशा। अब मान लो सर ये अनइवन सरफेस है, तो कोई बात नहीं, हमें मतलब सरफेस से नहीं है ना, हमें किससे मतलब है, पॉइंट से। कौन से पॉइंट से, कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दोबारा बता दूंगा, अभी रुको, ठीक है बेटा, अगर कोई भी डाउट होता है ना हैंड रेज कर लेते, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मतलब है ना, अब हमें पूरे लहरी बाबू से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस पॉइंट से मतलब है जिस पर आकर हमारी इंसिडेंट रे उसे हिट कर रही है, क्योंकि हम उस रे उस पॉइंट पर बना देंगे एक नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है ये, पूरे सरफेस। इसके परपेंडिकुलर है, पूरे सरफेस। तो हम जब भी एंगल मेजर करेंगे, तो हम एंगल मेजर करते हैं with respect to normal and not with respect to our surface। आई बात समझ में, पक्का आ गई बात समझ में, पक्का आ गई ना बात समझ में, ठीक, ठीक है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, मान लो वो तुम्हें क्वेश्चन दे दें, वो बोले दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो आपको ऐसे चार डायग्राम दे दे और ऐसे नॉर्मल बना दे, ऐसे कर दे और ऐसे कर दे, मतलब ये यहाँ पर पूरे इधर ही आ रहा है, यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना, ठीक है, ये इधर से वापस जा रहा है, इधर आ रहा है। अब मान लो उन्होंने एंगल आई यहाँ मार्क कर रखा है, एंगल आर यहाँ मार्क कर रखा है, ठीक है। ये किसी ऑप्शन में एंगल आई यहाँ मार्क कर रखा है, एंगल आर यहाँ मार्क कर रखा है, थर्ड ऑप्शन में ये दोनों इधर मार्क कर दिए, फोर्थ ऑप्शन में ये दोनों इधर मार्क कर दिए। अब वो पूछ रहे हैं बताओ कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से लाइट चलेगी कि ओ अच्छा, तुम्हें पता है कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम एंगल्स मेजर करते हैं, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। आ गई बात समझ में, पक्का आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ हैं और दोनों बिल्कुल सच्चे लॉ है, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे लॉज के बारे में, जिसके बारे में वो पेपर में नहीं पूछेंगे उसे बस मैं बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे, उसको तो टाइम लगा। देखिए पहला जो लॉ है, पहला लॉ है अबाउट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। मतलब कि जिस एंगल पे इंसिडेंट रे हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आएगी, सेम उतने ही एंगल से हमारी रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस होगी और वो वापस आगे बात समझिए। ये क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बात समझिए, पक्का आगे बात समझिए। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, दो लॉ होते हैं इसके, मान लीजिए ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी नॉर्मल है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरा एंगल आई है, ये मेरा एंगल आर है। सबको इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब थर्ड सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। ये वाला पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट है ना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सारी चीजें इसी पे लाई करती है, जो हमारी इंसिडेंट रे आएगी वो भी इसी पॉइंट पर आएगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस होगी वो भी इसी पॉइंट से प्रोड्यूस होगी, और जो हमारी जो नॉर्मल टू द सरफेस बनती है वो भी इसी से पास होते हुए जा रही है। सेकंड लॉ ये क्या है, बस आ गई बात समझ में। बात करते हैं अब बात ये हमें करनी है कि रिफ्लेक्शन से रिलेट, मतलब रिफ्लेक्शन कौन सी ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। रिफ्लेक्शन तो सारी ऑब्जेक्ट दिखा रही है, रिफ्लेक्शन तो सारी ऑब्जेक्ट दिखा रही है, दीवार भी दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है, लेकिन हम कैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करेंगे, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किन की बात करेंगे, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से होते हैं, मिरर। कौन से होते हैं, मिरर। भाई वो पॉलिश्ड है, एक तरफ से वो पॉलिश्ड होते हैं, जिस तरफ आप अपना चेहरा देख रहे होते हो वो तो उनकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड।
और जिस तरफ आप कुछ नहीं देखते हो, अगर आप देखो कभी शीशे की दुकान पे जाओ तो वो दिख जाएगा, उस एक तरफ वो पीछे ब्लैक ब्लैक कर रखा होता है ना, हाँ वो ब्लैक ब्लैक जो होती है वो पॉलिश सरफेस है। और जिस तरफ से, हाँ सर, हाँ लवी, तो जिस तरफ से आप अपने आप को देखते हो वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक होता है पॉलिश सरफेस, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। आ रही है बात समझ में? बोलिए सर, आ रही है बात समझ में? तो हम मिरर बोलते हैं। तो हमें इस चैप्टर में मिरर्स के बारे में पढ़ना है, मतलब रिफ्लेक्शन का जो मेन पार्ट जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? मिरर के बारे में। किसके बारे में? मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर। हाँ जी सर, वो तो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर भी पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे थ्रू मिरर्स। क्या है बेटा मिरर? पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, राइट? पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, इनको हम बोलते हैं बेटा मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक है सर, आ रही बात समझ में? हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं मिरर को। ठीक है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर जो हमारे नॉर्मली बाथरूम वगैरह में जो होता है, घर के रेस्ट रूम में, बाथरूम में, ड्रेसिंग टेबल में जो लगा होता है, जो बिल्कुल प्लेन। प्लेन मिरर मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन है, बिल्कुल सपाट है, लहरी बाबू नहीं है। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल प्लेन, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। आ रही है बात समझ में? आप सब मानते हैं बेटा कि कोई भी मिरर होगा तो वो पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो प्लेन मिरर भी रिफ्लेक्शन ही शो कर रहा होता है। क्या शो कर रहा होता है? ठीक है, अब कोई प्लेन मिरर है तो आप उसके सामने खड़े हो, तो आप अपना प्रतिबिंब उसके अंदर देखते हो, उसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में? तो आप अपने जो मिरर बना के देता है वो क्या बना के दे रहा होता है? इमेज। क्या बना के देता है? इमेज। और आप क्या हो सर? ऑब्जेक्ट। क्या हो? ऑब्जेक्ट। चीजें सीखनी है ना, नई नई टर्म्स है ना ये सारी। तो हम जिसकी इमेज बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की क्या बनती है? इमेज। कौन बनाता है? मिरर। कौन बनाता है? मिरर। देखो सर, प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा होता है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो जो इमेज बनती है उसका जो नेचर होता है, उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी, कैसा नेचर होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखो, वर्चुअल का मतलब होता है कि अगर आप उसके सामने, मिरर के सामने से आप हट जाओ तो क्या तब भी आपकी इमेज वहीं रहेगी? नहीं ना, अगर वहीं रहे तो घर बदल लेना, समझ जाओ। ठीक है ना, भूतिया घर है वो। तो जैसे ही आप हट जाओगे तब हट जाएगी। मतलब वो मिरर इमेज कब तक आप देख रहे हो? जब तक ऑब्जेक्ट उसके सामने, तो इसलिए वो वर्चुअल है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। इरेक्ट का क्या मतलब होता है? सीधा। इरेक्ट का अपोजिट होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट का मतलब सीधा। ठीक है सर, तो आप अगर सीधे खड़े हो तो आप भी तो ऐसे दिखते हो, या आपका सर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर होते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए जो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब होगा क्या, इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ने में पहले थक जाएंगे, क्योंकि रीडिंग हैबिट नहीं है। इसलिए टेस्ट नहीं लेके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन करो, जानबूझ के क्वेश्चन करो। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इमेज रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो याद होना चाहिए, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में? पक्का? अब अगर मैं बात करूं इमेज के साइज के बारे में, ठीक है, इमेज के साइज के बारे में, तो भाई सेम एज ऑब्जेक्ट। भाई ऐसा कभी होता है कि तुम छोटे हो और वो तुम्हें मोटा दिखा दे? ऐसा होता है? कभी नहीं हो सकता। नेचर समझ में आ गया, साइज समझ में आ गया। मतलब जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी उसकी इमेज भी होगी। जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी उसकी इमेज। गॉट माय पॉइंट? सबको क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। जो आपकी इमेज बन रही होती है वो बिहाइंड द मिरर बन रही होती है। कैसे बन रही होती है? बिहाइंड द मिरर। मतलब अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप अपनी इमेज को देखोगे ना, आज जाके देखना, सभी बच्चे देखेंगे, मुझे पक्का पता है, ठीक है ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी इमेज अंदर की तरफ बन रही है, मिरर के अंदर की तरफ बन रही है। मगर नहीं, बाहर जैसे स्फेरिकल मिरर के केस में वो ऐसे बाहर उभरी हुई दिख रही है, ठीक है, और प्लेन मिरर के केस में वो बिहाइंड द मिरर दिख रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बिहाइंड द। चलो अब इसके ऊपर बिहाइंड द मिरर के ऊपर तो क्वेश्चन बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के अंदर
हाँ मिरर के अंदर। अब बात आती है डिस्टेंस की, बात आती है डिस्टेंस। तो इसमें भी सेम रहेगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, समझना जरा मेरी बात को, कि सर आप क्या रहेगा, आप अपने मिरर के पास खड़े हो जाइए, ठीक है, डरना नहीं है, आप ही दिखोगे, डोंट वरी, अब जैसे भी आपको तो वो सहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप फिर थोड़ा दूर जाके देखिएगा, तो यू विल रियलाइज कि आपकी जो इमेज है वो भी दूर जा रही है। तो मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, आपकी इमेज का भी वही डिस्टेंस होगा मिरर से। आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर, जैसे अभी आपने कहा कि साइज भी सेम रहता है और डिस्टेंस भी सेम रहता है, तो अगर मेरे सामने की प्लेन मिरर है और मैं इससे बहुत दूर चले जाऊँ, इतना दूर कि मुझे दिखता है थोड़ा भी, तो मेरे को उससे अपनी हाइट छोटी दिखती है, पर असल में मेरी हाइट छोटी होती है, तो फिर रॉन्ग प्रूफ हो गया। वो तेरी आइज का डिफेक्ट है, मिरर का नहीं है। मिरर उतनी इमेज बना रही है, हमारा ब्रेन इमेज छोटी बना रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम, जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप ऐसे खड़े हो, डबल कॉन्वेक्स लेंस सर हमें दूर दिख रहा है, शीशे में तो मैं सही है बताता हूँ ना। ना, आप ऐसे खड़े हो, आप ऐसे होके देखो तो मिरर में अलग चीजें दिखती हैं, आप ऐसे होके देखो तो मिरर में अलग चीज दिखती है। अब ऐसा क्यों सर, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। एक्चुअली हमारी आइज का फॉल्ट है ये, हमारी आइज इमेज बना रही है ना। हम कौन है, हम इमेज आइज दिखा रही है हमारी, आइज के अंदर जहां से रेज रिफ्लेक्ट होके जाएंगी हम वो देखेंगे। आ रही है बात समझ में? रेटिना होता है ना अगर सर वो तो। रेटिना के, रेटिना तो बेटा स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बनती है, ठीक है ना। तो हमारी आइज की कहानी है वो। ऐसा नहीं होता सर कि आप अपनी ऑब्जेक्ट के हिसाब से देख रहे हो, नहीं। प्लेन मिरर का भाई, क्योंकि पता है क्यों, अभी आगे की बात है, मैं यही बता रहा हूँ। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है, फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट होती है। समझो मेरी बात को, ये इसका मतलब ही यही है कि सेम साइज और सेम डिस्टेंस। अब ये आगे आएगा, मैं तब बताऊंगा वैसे ही दोनों बातें, मैंने सिर्फ उसको समझाने के लिए बताया है कि आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो गलत क्यों है? वो गलत भी नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में तो हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि जितना दूर जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे हम, क्योंकि वो हमारी आईज हमें वैसा दिखा है। अरे बात समझ में? फ्रेम फिट करना होता है। फ्रेम फिट करना होता है। फ्रेम भी फिट क्या होता है, जितना हम दूर जाएंगे उतनी ज्यादा वाइड रेंज हो जाएगी हमारी आईज की। भाई मैं दीवार के बहुत पास खड़ा हूँ तो मुझे सिर्फ दीवार दिखेगी, मैं पीछे पीछे आऊंगा तो मुझे ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्यों हो रहा है? हम जितना ऑब्जेक्ट से, जितना अपना जो भी हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, उतना उससे जितना दूर होंगे उतनी सारी रेज हमारी आईज के अंदर जाएंगी, इतनी सारी सर, इसका ये भी तो रीजन होता है ना, हमारी आगे की कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है वो ऐसे ही करता है, वाइड बना देता है। कह सकते हैं। लेकिन मैं वैसे ही बताऊं, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो तो रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रहा। कौन सा पार्ट रिफ्लेक्शन करता है? कॉर्निया। वो खाली माइनर एडजस्टमेंट करता है, समझ रहे हो? अगर वो इतनी ज्यादा एडजस्टमेंट कर रहा होता है ना, रिफ्लेक्शन, तो थोड़ी सी भी आईसाइट वीक होती है, इंसान अंधा हो जाता है। अब लेटरल इन्वर्जन का रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन भी है, एप्लीकेशन है। जो इमेज बना रख के दे रहा होता है ये कैसी इमेज बना के देता है? लेटरली इन्वर्टेड। कैसी इमेज? लेटरली इन्वर्टेड। आगे बात समझिए, कैसी इमेज है? लेटरली इन्वर्टेड। अब ये कैसे पता चलता है सर? ये इवन हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह में अब नहीं होता, क्योंकि वो स्मार्ट कैमरा होता है हर फोन के अंदर। पहले ऐसे होता था, अगर आप अपना उल्टा हाथ ऊपर करोगे तो फोन में आपका सीधा हाथ दिखेगा, लेकिन जब आप अपनी इमेज चेक करोगे तो वो लेफ्ट ही दिखा रहा होगा, क्योंकि वो अब हमारे जो फोन होते हैं उनके अंदर स्मार्ट कैम होता है, वो पहले से इमेज को लिटरली इन्वर्ट करते हैं, उल्टा कर देते हैं, डबल। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर मान लो मैं सेल्फी कैमरे से इसकी बोर्ड की फोटो लूंगा तो उल्टा है। अब ऐसा नहीं होता। जब स्टार्टिंग के फोन आए थे ना, सैमसंग गैलेक्सी की एक सीरीज आई थी जिसमें सबसे पहली बार सेल्फी कैमरा आया था, उसमें ये उल्टा सिस्टम था, उसमें मिरर वाला केस हो जाता। अगर आप यही चीज मिरर में देखोगे तो उल्टा दिखेगा ना, सीधा थोड़ी नहीं दिखेगा जैसे दिखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि लिटरली इन्वर्टेड इमेज सर जो है। उल्टा दिखता है, क्योंकि बेटा आप जाओ अपने सर जो मिरर उल्टा के दिखता सामने, आप है, अपना उल्टा हाथ खड़ा करो, आपकी इमेज जो है वो सीधा हाथ खड़ा करेगी। देखो हाँ सर जो उल्टा दिखता है वो मिरर में ही होता है, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में होते हैं कि ऐसे खड़े होते हैं सर, वो भी इसलिए होता है क्योंकि हम वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है। हाँ, क्योंकि अगर हम भी उसी सर तरीके से स्फेरिकल मिरर में उल्टी नहीं दिखेगी रील। नहीं सर, अगर स्फेरिकल मिरर भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज में हमेशा लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, पता है आपको? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आप कहाँ देखते हो डेली? अपने फोन में, अपने टीवी में, मूवी थिएटर पे। ठीक है सर, चलिए सर, बहुत बढ़िया। ओके, अब आगे बात करते हैं बेटा प्लेन मिरर के बारे में, बस इतना ही था। अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप वो पॉइंट सुनकर बाद में आप, क्योंकि हम वो चीजें पढ़ रहे होंगे तो तब आपको रिलेट कर लेना, पर मिस ना हो जाए इसलिए अभी बता रहा हूँ। बेटा प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उस इमेज का मैग्निफिकेशन होता है +1। क्या होता है? +1। और एक प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है
वो होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। आ गई बात समझ में? ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी, सेकंड क्लास जब संडे की क्लास होगी तब समझ में आ जाएगी आपको ये वाली बात। ठीक है ना? बस अभी याद रख लो कि मैग्निफिकेशन क्या है, +1 है, और फोकल लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है सर? कैसे आया क्या नहीं आया, जब मैं आपको एक्चुअली में पढ़ाऊंगा ये वाला पार्ट, ये मैथमेटिकल पार्ट है पूरा, तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? चलिए सर, तो एंटर करते हैं अपने स्फेरिकल मिरर में। राधा जी आ गई, फ्रेंड्स, रोहन बेटा, भाविक, रौनक, सार्थक, अर्णव, कृषिका, लवी, सत्यम, कनिष्का, रिया, हर्षिता, आ गई बेटा बात? चलो सर आ जाओ। यस सर। यस सर। देखो सर, बात करते हैं हम अपने स्फेरिकल मिरर की। मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि प्लेन मिरर को हम प्लेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है। क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही प्लेन है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? प्लेन मिरर। क्या कह रहे हैं? प्लेन मिरर। लेकिन अब स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कर्व्ड है। वो कैसा है? कर्व्ड है। क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं है, सीधा नहीं है, वो कर्व्ड है। या तो अंदर की तरफ कर्व है या बाहर की तरफ से ऐसे कर्व है। अरे ये बात समझ में? इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या कह रहे हैं? स्फेरिकल, मतलब मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है बेटा? कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ओके। अब देखो, इसके अंदर भी दो तरह के मिरर्स हैं। कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आरएस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स हो। कर्व्ड इनवर्ड्स हो, यानी कि सर मान लीजिए ये ऐसा है, तो ये पीछे वाला तो हो गया इसका पॉलिश सरफेस। क्या हो गया? पॉलिश सरफेस। ठीक है, और ये वाला जो कर्व्ड इनवर्ड है अंदर कटोरी की तरह, स्पून की तरह, तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया भाई? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये पीछे वाला क्या हो गया? इसका पॉलिश्ड सरफेस। वेरी, ये हो गया इसका पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, पॉलिश सरफेस क्या है, गॉट इट? पक्का आ गई? अब कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है? बल्ज्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ सर निकला हुआ होता है। पर ब्लर आ रही है। वीडियो ब्लर आ रही है? एक सेकंड, दोबारा कैमरा रिफ्रेश कर दो। एक बार आप अपना वाईफाई कनेक्शन भी चेक कर लो बेटा। तो अब ये कैसा होता है? बल्ज्ड आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरह निकला हुआ होता है, मतलब कुछ इस तरीके से बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, अब अंदर की तरफ तो हो गया इसका पॉलिश सरफेस। ठीक है, ये तो हो गया इसका पॉलिश सरफेस, और ये बाहर वाला हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना सर? तो वो वाला पार्ट होता है कॉन्वेक्स। आगे बात समझ में? पक्का आ गई? तो ये देखो, इसमें वर्ड आ रहा है केव। केव अंदर की तरफ होते हैं ना, गुफा। तो ऐसे याद करो, बस एक याद होगी तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पक्का? क्या? नहीं, ऐसे बनाइए मतलब सर्कल, फिर वापस तोड़ेगा तो समझ में नहीं आएगा कौन सा होता है, कौन से होता है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, वैसे ही बता रहा हूँ, अगर सर्कल बनाएगा, अब देख तेरी बात गलत करते हैं, आजा। ये सर्कल है, ये इसका पॉलिश सरफेस है बाहर। नहीं नहीं, ऐसे क्यों नहीं करेगा? अब तूने सर्कल तोड़ा, अब ये दोनों ही कॉनकेव, अब ये दोनों ही कॉनकेव है। पकड़ो इसे, बनाओ घेर और पीट। अच्छा, ये तेरी मर्जी से चल रहा है सब कुछ। चलो, तो मजाक था। आ गई बात समझ में? दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, और कॉनकेव दोनों मिरर। कॉनकेव कैसे हैं? बेटा ये इसमें भी देख, ये कर्व्ड इनवर्ड, ये भी कर्व्ड इनवर्ड, इसका पॉलिश सरफेस भी बाहर, इसका भी पॉलिश सरफेस बाहर। पॉलिश सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पता चलेगा ना, खाली शेप वैसी होने से थोड़ी ना पता चलेगा। समझ रहे हो? अब मान लो इस वाले केस में मैं खिलवाड़ कर दूं, यहां से ये हटा दूं, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस ना हो, ये पॉलिश सरफेस हो, तो अब ये भी कॉनकेव हो गया, ये भी कॉनकेव हो गया। आप ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ की तरफ है, ये मत देखो, खाली शेप से मत जाओ, फिर तो वो गलत बात हो जाएगी ना, फिर तो वो अधूरी बात हो गई, कॉन्सेप्ट ही नहीं बनाया हमने। हमें वो थोड़ी ना करना है, क्योंकि बुक के अंदर हमेशा कॉनकेव ऐसा होता है, कॉन्वेक्स वैसा होता है, तो बच्चे रट रहे हैं। नहीं रटना भैया, नहीं रटना, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव। आगे बात समझ में? सब्जेक्टिव पेपर होता तो चेयर पे बैठ के पढ़ा रहा होता, सही बता रहा हूँ। तो चलो, आगे बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? हाँ सर,
ठीक है ना। तो सर ऑब्जेक्टिव, हाँ बोलो बोलो। सर ठीक, मेरा ये पूछना था कि वो कॉनकेव मिरर की हमेशा राइट को दिखाते हैं बुक में। वो दिखाने दो उनको, लेकिन हमें तो लॉजिक सीखना है, खाली हमें इमेज इमेज ही थोड़ी ना आनी चाहिए, हमें तो लॉजिक आना चाहिए। हमें खाली इमेज थोड़ी ना सीखनी है, हमें तो लॉजिक सीखना है ना। तो लॉजिक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, कर्व्ड इनवर्ड है तो कॉनकेव, बज्ड आउटवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कॉन्वेक्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, अभी 8:07 में, कोई टेंशन तो नहीं है? पक्का ना? हाँ, फोन आ गया ना अगर किसी के घर पे तो देख लेना। चलो आ जाओ। नहीं नहीं, जिसका पिछली बार आया था उसका कोई बात नहीं, जिसने हाँ सर बोला। अरे होता क्या है ना, क्लास चल रही होती है ऑनलाइन वाली, उसमें भी रिकॉर्डिंग होती है। हाँ हमें पता है तेरे घर वाले खुश होते हैं भाई जब तू बाहर होता है, वो फोन नहीं करेंगे, मुझे पता है। चलो जी, अब हम ना, अब हमें मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखनी है, लेकिन वो टर्म्स हम ऐसी थोड़ी ना सीखते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ चीजें पढ़ने के लिए कुछ चीजें हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? अज्यूम। तो अब आप अज्यूम कर लो एक गेम, गोला, स्फेरिकल बॉल, अब समझ में आ गया है ना, स्फेरिकल बॉल ऐसी समझ में आता है। अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। 11th में जब तुम आओगे ना साइंस में, तब ऐसी ही बात करूंगा, फिर तुमसे पूछूंगा कि हाँ तुम्हें अब समझ में आ रहा है, फिर तुम कहोगे नहीं सर ऐसे डिफिकल्टी क्यों बोल रहे हो, ऐसी बोल दो ट्राइंगल। वहां क्योंकि वहां चीजें बदल जाती है ना, वहां ट्राइंगल को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेन। वहां क्या बोलते हैं? वहां जैसे यहाँ प्रिज्म होगा, वहां होगा टेट्राहेड्रन, फिर वहां मैं यही बोलूंगा ज्यादा। ठीक है, वहां चीजें बदल जाती है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। तो हमने इमेजिन कर लेते हैं, ऐसी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो। अब कॉनकेव मिरर के केस में हमने इमेजिन करा कि मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है, सब कुछ फ्री हैंड है, ज्यादा ड्राइंग वाइंग पे नहीं जाना। ये स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल बॉल है ये, और ये स्फेरिकल बॉल बाहर से पॉलिश सरफेस है। कैसा सरफेस है? पॉलिश सरफेस। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में? रोहन ये मैंने माना नहीं है, सच में ऐसी होता है। ठीक है सर, भाई ये पूरा ये सर ये तो सर्कल नहीं है। कॉनकेव मिरर। हाँ, कॉनकेव मिरर का केस समझा रहा हूँ, मिरर नहीं है, अभी बनाऊंगा इसी को। बाल कैसे हो? समझ रहे नहीं? छोड़ो यार, तुम तो cheating करती हो। यार तुम सारी बातें अब रिकॉर्ड कराएंगे यार। एक्चुअली आज मैं लाया था बहुत लेट, और मेरे को पढ़ाने जाना था बहुत जल्दी। आज मुझे पढ़ाना था 9 बजे, और नहाने में गया 8:30 बजे, तो वो बाल गीले रह गए, और गीले बाल को मैंने कॉम कर लिया। तो इसलिए वो पूरा, मैं हेयर ड्राई करता नहीं हूँ, बिल्कुल हेयर फॉल हो जाता है। तुम्हें नहीं पता, हेयर फॉल मशीन होती है, उससे बाल यार नहीं पता अगली को, यार तुम ऐसे क्यों आते हो? ठीक है ना, नहीं भी पता होगा ना तो पंजाबी है, हाथ तो माननी नहीं है। चलो, तो स्फेरिकल है, स्फेयर 3D एक बॉल की तरह है, और बाहर से वो पॉलिश है। अब हर स्फेयर का एक सेंटर होगा, राइट? होगा नहीं होगा? तो हमने माना ये भी उसका सेंटर है, और इस सेंटर को हमने क्या नाम दिया? उस सेंटर को हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर को हमने रिप्रेजेंट करा कैपिटल सी। इससे, और बेटा सेंटर से आउटर सरफेस तक का जो लेंथ होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ। क्या बोल रहे हैं इसे हम? रेडियस ऑफ। आ रही है बात समझ में? ये क्या बन गया हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिमाग बेटा ये वाली मीटिंग यूज कर लेते। ओके, तो ये बना हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बन गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ गए? पक्का? ये सारी ये हाइपोथेटिकल बातें, असलियत में ऐसा कुछ होता है, लेकिन हमें ऐसे ही सीखनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सीखोगे आसान है। भाई इमेजिन करो ना कि जो कॉन्केव मिरर है वो कैसे बनता होगा। एक्चुअली में पहले एक स्फेरिकल बॉल होती होगी जो बाहर बाहर से पॉलिश है, अंदर से रिफ्लेक्ट है। फिर उस बॉल को तोड़ देते हैं, तो जो एक हिस्सा बचता है वो बचता है कॉन्केव मिरर। देखो अभी तोड़, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? बोलो सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर सबको समझ में आ गया? अब देखो जरा एक चीज देखो, अरे इधर देखो लाला, जादू कर रहे हैं हम, आइए। सर एक डाउट पूछना है। रुक जाओ बेटा सबसे, ये देखो अब क्या दिख रहा है? कॉन्केव मिरर दिख रहा है? दिख रहा है? देखा कनिष्क का जादू। यस सर। हाँ जी सर, तो ये, हाँ अब बोल बेटा तू सत्यम। सर मुझे पूछना था, जो स्पेक्टेकल्स में लगाते हैं लेंस, वो कौन सा होता है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? वो डिपेंड करता है कि आपकी आंखें कैसी खराब है।
ठीक है ना। अब उसमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वो अलग चीज है, उनके 300 रुपए लगते हैं, वो बाद में पूछ लेना पैसे देकर। वो लेंस वाला पार्ट है बेटा, और वो लेंस वाला भी ह्यूमन आई वाला पार्ट है। देखो वो सर्विकल सिखाते ही इसलिए हैं जिससे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ सकते। आ गई बात समझ में। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर है जिसका कॉन्केव मिरर पार्ट है। आई बात समझ में। यही डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी है, सेम डेफिनेशन हमने भी वहीं से टिपवाई थी, दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। मतलब हमारा कॉन्केव मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा है उस स्फेयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और उस स्फेयर का रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया बात, जो स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इजी आ गया। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है, एक बात बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर है या उसी के ऊपर है? बाहर है। दिख नहीं रहा तुम्हें? बाहर है। अरे ये रहा भाई, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। आ रही है बात समझ में? दिस कुड बी अ क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है? बोलो सर क्लियर है, बोल दो। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है सर। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी दोबारा देख लें। अब देखो होता क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लवी ये देख बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, मान लो यहाँ पे सेंटर है, उस सेंटर को हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। मतलब सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अवर कॉन्केव मिरर, या फिर हम बोले सिंपल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, स्फेरिकल मिरर, भाई मैं ये वाले सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो उस स्फेयर का सेंटर है जिसका हमारा स्फेरिकल मिरर पार्ट है। ये तो उस स्फेयर का सेंटर है जिसका हमारा स्फेरिकल मिरर पार्ट है। मैं किस सेंटर की बात कर रहा हूँ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर की बात कर रहा हूँ, हमारे स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूँ। हमारे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस अब समझोगे। पोल होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, जो हमारा पोल होगा वो होगा हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। आ रही है बात समझ में? और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इट लाइज आउटवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट लाइज आउटवर्ड, आउट ऑफ द, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या अवे, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर है, और जो हमारा पोल होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही है। आई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? बोल दो। राधा नहीं आया बेटा? देख सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना, और पोल इसी के ऊपर बन रहा है, तो यही बता रहा हूँ कि हमारे स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही उसका पोल होता है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, क्लियर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया। आ गई बात समझ में? बोलो सर, आ गई बात समझ में? है ना सर? हाँ, तो मैंने क्या बोला सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है यहाँ? तो बेटा सत्यम, लवी और बाकी जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने क्या क्या सीखा बेटा? अभी हमने सीखा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है? क्या वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है? नहीं, वो उस स्फेयर का सेंटर है जिसका हमारा जो ये स्फेरिकल मिरर है वो पार्ट है। ठीक है, अब हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है वो तो क्या है बेटा? पोल है। क्या है? पोल। क्या है? पोल। ठीक है, और हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही बेटा इसका जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका अपने आप में एक डायामीटर भी होगा, राइट? अपना एक डायामीटर भी होगा। उसी डायामीटर को हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। उसी डायामीटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? क्या बोलते हैं हम उसको? अपर्चर। गॉट इट माय फ्रेंड? पक्का आ गई बात समझ में? हाँ जी सर। तो यहाँ पर 4 टर्म्स हमने डिस्कस करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और अपर्चर। आ गई बात समझ में? अब सर होता क्या है, एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट होते हुए जा रही होती है, एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट होते हुए जा रही होती है, उसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन होती है बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करते हुए जा रही होती है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का अगर आप एंगल देखोगे जिस पॉइंट पे वो पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वहां पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर। कैसी होगी, परपेंडिकुलर। आ गई बात समझ में, बोलो आ गई बात समझ में, ठीक है सर। तो हमने यहाँ पर सर प्रिंसिपल एक्सिस भी देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख लिया, पोल भी देख लिया, और हमने यहाँ पर अपर्चर भी देख लिया। अब ये सारी बातें ये सारे स्फेरिकल मिरर के लिए है। ये अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, कॉनकेव के बारे में, और यही सारी बातें अपने आप ही ट्रू किसके लिए हो जाएंगी, कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू हो जाएगी। आ गई बात समझ में, बोलो सर आ गई बात समझ में, ये सारी बातें कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ट्रू हैं। डन एवरीवन, पक्का आ गई बात समझ में, चलिए सर।